Welcome friends. In this particular video of standard 12, today in this present video we will discuss about electrochemical cell, and we will discuss different kinds of relation or different kinds of properties of electrochemical cell related to chapter number 3 current electricity. लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मुझे यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है जूल्स इफेक्ट. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले तो जूल्स इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई कंडक्टर में से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो डिवाइस, वो अप्लायंस गर्म होता है. गर्म होने का फंडामेंटल रीजन ये है कि जब भी आप कोई कंडक्टर में से करंट पास करते हो, हर एक कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, और अगर कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब भी चार्जेस मोशन करते हैं तो चार्जेस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मोशन करते वक्त उनको बैटरी में से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन कर देते हैं. जब आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाते थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, फिर वो फ्रिक्शन है या विस्कस फोर्स है, कोई भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब भी कोई पार्टिकल वर्क करता है तो वो जो भी वर्क करता है, जो भी एनर्जी का वहां पर लॉस होता है वो ऑलवेज हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है. कहने का मतलब इतना है कि यहां पर भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने से चार्ज पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट करता है, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन is said to be Joule's effect. Fundamentally, we can say that whenever electric current is passed through any conductor, then due to resistance, that heat energy is produced in that particular conductor, and this particular phenomenon is said to be Joule's effect, and this particular heat is said to be Joule's heat. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जूल्स हीट कैसे प्रोड्यूस होती है. कंसीडर करो कि मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टिव वैल्यू R ओम है और उसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच की है. कंसीडर करो कि ये बैटरी का EMF या ये बैटरी का वोल्टेज V जितना है. बैटरी का वोल्टेज V जितना है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल में से, क्योंकि हम ऑलवेज कन्वेंशनल करंट डिस्कस करते हैं, जब यहां पर I जितना करंट डेवलप होगा, मतलब Q कूलम ऑफ चार्जेस जब यहां से फ्लो होकर के A पॉइंट पर आएंगे तो तब उनके पास V जूल पर कूलम एनर्जी होगी. जब वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तब उनके पास जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको बैटरी में से मिली थी, सारी की सारी एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर देंगे, और जब वो B पॉइंट पर पहुंचेंगे तब उनके पास 0 जूल पर कूलम एनर्जी होगी. मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस करते वक्त यहां पर चार्जेस ने एनर्जी को लॉस किया है, और अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करते वक्त चार्जेस यहां पर एनर्जी लॉस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट. ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो यहां पर जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी उतनी ही वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और अल्टीमेटली दिस फिनोमिनन इज सेड टू बी जूल्स इफेक्ट.
बेटा मेरी बात ध्यान से समझो। एक्चुअल में हम सबको पता है यहां पर पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह फिनोमिनन को जूल्स इफेक्ट बोला जाता है। इसके अलावा काफी सारे अलग अलग फिनोमिनन्स ऐसे भी हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसे फिनोमिनन का नाम है सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। ऐसे अलग अलग टाइप के दूसरे भी इफेक्ट है जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इट इज नॉट ड्यू टू रेजिस्टेंस। यहां पर जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इट इज ड्यू टू ओनली रेजिस्टेंस, और इसी रीजन की वजह से ये फिनोमिनन को हमने नाम दिया है जूल्स इफेक्ट। जूल्स इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? जूल्स इफेक्ट की डेफिनेशन होती है whenever electric current pass through any conductor, then heat energy produced in that conductor due to its resistance. This particular phenomenon is said to be or is known as Joule's effect. माइंड वेल, ये फिनोमिनन को सबसे पहले जूल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसी रीजन की वजह से इसको जूल्स इफेक्ट बोला जाता है। Whenever electric current pass through any conductor, then heat energy produces in that conductor due to its resistance, and this phenomenon is called as Joule's effect. Friends, जूल्स इफेक्ट के केस में जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है that is said to be Joule's heat. The heat energy produced in case of Joule's effect is known as Joule's heat. The heat energy produced in case of Joule's effect is known as Joule's heat. बेटा यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, जितने अमाउंट में यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टेंस के अंदर लॉस होती है उतने ही अमाउंट में वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फंडामेंटली यहां पर मुझे डिस्कस करना है कि अगर कोई रेजिस्टर में से आप करंट पास करते हो तो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है और कितने अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखो, अगर मैं किसी रेजिस्टर में से 1 कूलम चार्ज पास करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V जूल पर कूलम जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। V जूल पर कूलम, 1 कूलम चार्जेस पास करोगे तो V जूल जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होगी। तो यहां पर अगर हम Q कूलम चार्जेस को पास कर रहे हैं तो ड्यू टू पैसेज ऑफ Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस वी कैन से दैट इफ वी पास Q कूलम ऑफ चार्जेस थ्रू resistor of R ohm, then we can say that whatever amount of electrical energy loss, whatever amount of electrical energy consumed or electrical energy loss must be equal to heat energy produced. जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा उतने ही अमाउंट में हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। तो यहां पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो 1 कूलम पास करने से
V जूल जितनी प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब मैंने तो यहाँ पर Q कूलम चार्जेस को पास किया है, एक कूलम के लिए V जूल, तो Q कूलम के लिए VQ जूल, VQ जूल। यही इक्वेशन के बेटा अलग अलग फॉर्मेट्स है। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इक्वल टू IT सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इट विल बिकम VIT जूल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट you very well know that according to Ohm's law, you very well know that I equal to V upon R। अगर मैं I इक्वल टू V अपॉन R ये इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू V, I इक्वल टू V बाय R इंटू T, तो दैट विल बिकम हीट एनर्जी को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई H से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहां पर V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वेशन 2 के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं V इक्वल टू आई आर सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो वर्क डन या हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम आई स्क्वायर आर टी जूल। फ्रेंड्स, यहां पर सारी हीट एनर्जी के ये इक्वेशंस जूल में है, ये याद रखना। हम सबको पता है कि हीट एनर्जी का जो यूनिट होता है वो तो कैलोरी होता है। अगर यहां पर जूल में दिए हुए ये इक्वेशन को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट J से डिवाइड करना पड़ता है। अगर ये सारे इक्वेशंस को जूल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर कंपलसरी हमको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो सारे इक्वेशन को J से डिवाइड करेंगे। और यही बात को यहां पर याद रख सको, इसलिए मैंने यहां पर हर जगह पर लिखा है कि ये इक्वेशन जूल में है। अगर आपको इसी इक्वेशन को कैलोरी में लिखना है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ रेजिस्टेंस R in calorie is equal to I square RT upon J calorie, I square RT upon J calorie। तो यहां पर अब मेरी बात ध्यान से समझो। हम सबको पता है कि द टोटल एनर्जी लॉस और प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी पावर। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस और हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम is called as heat power or electrical power। means energy per unit time is known as power। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब इलेक्ट्रिकल पावर लॉस, यहां पर इलेक्ट्रिक पावर लॉस it must be equal to heat power produce that is equal to P। तो देखो, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को T से, क्योंकि हमको पता है कि पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, अगर मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम करता हूं तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो पहला इक्वेशन बनेगा P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा फॉर्मूला बनेगा पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, तीसरा फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर लॉस या हीट पावर प्रोड्यूस के
फंडामेंटल तीन इक्वेशंस बनते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फ्रेंड यहाँ पर R ओहमिक रेजिस्टेंस है, हियर कैपिटल R इज कंसीडर्ड एज ओहमिक रेजिस्टेंस, और अगर वो ओहमिक रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू कभी भी V और I की वैल्यू के साथ चेंज नहीं होती है। अगर उसकी वैल्यू R और V और I की वैल्यू के साथ चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि R शुड बी कांस्टेंट, और अगर R कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि P पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसी के ऊपर से जूल नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट को बोला जाता है जूल्स लॉ। देखो फ्रेंड्स, जूल्स लॉ क्या है, यहां पर ध्यान से समझना। जूल्स लॉ क्या है, तो देखो जूल्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, बहुत ही ध्यान से याद रखना ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखते वक्त आपको गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो फ्रेंड्स जूल्स लॉ का स्टेटमेंट है द टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इंटरवल और पर यूनिट टाइम ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always directly proportional to square of electric current pass through it at that temperature, and this particular statement is said to be Joule's law। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे चेंज करना पड़ेगा वर्ड। द टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is always directly proportional to square of electric current passed through it at that temperature, and this particular statement is said to be Joule's law। फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर लॉस या इलेक्ट्रिकल हीट पावर प्रोड्यूस के फंडामेंटली तीन इक्वेशंस है, और अगर यहां पर तीन इक्वेशंस है तो ये तीनों इक्वेशंस कब यूज होंगे, ये दिमाग में खास क्लियरली आप याद रखना। जब आपको किसी बैटरी का पावर फाइंड करना है, या ऐसा बोला गया है कि सोर्स का पावर फाइंड करो, बैटरी का पावर या सोर्स का पावर फाइंड करने के लिए बोला जाए, तब आपको पावर का इक्वेशन P इक्वल टू V इंटू आई यूज करना है। जब आपको पैरेलल कनेक्शन दिया है, जब आपको कहीं पर भी पैरेलल कनेक्शन दिया है या कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस दिया है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस का मतलब होता है आपको कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिया है कि जो अप्लायंसेस के अंदर आप पावर इलेक्ट्रिक करंट पास करो और उसकी वजह से वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे डिवाइसेस के केस में आपको कंपलसरी पावर का फॉर्मूला यूज करना है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और फंडामेंटली जब भी आपको सीरीज कनेक्शन दिया है या हीट पावर डिस्कस करना है, तो सीरीज कनेक्शन या हीट पावर के केस में आपको कंपलसरी P इक्वल टू आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करोगे तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो पाएंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब,
इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में पावर और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है? तो कोई स्टूडेंट अगर ये फॉर्मूला से सॉल्व करे तो P इज प्रोपोर्शनल टू R, और कोई ये फॉर्मूला से सॉल्व करे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दोनों बातें सही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक बल्ब की बात है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए डोमेस्टिक अप्लायंसेस, तो ऐसे केस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लेना पड़ता है। माइंड वेल, यहां पर हमने जूल्स इफेक्ट पढ़ा। फ्रेंड्स, जूल्स इफेक्ट के काफी सारे एडवांटेजेस भी है और काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हम पहले एडवांटेजेस की बात करने जाए तो जितने भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड जितने भी डिवाइसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, सारे केसेस के अंदर हम सबको पता है कि वहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल पावर पास करने की वजह से वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो दे ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन जूल्स इफेक्ट एंड दे ऑल आर सेड टू बी एडवांटेजेस ऑफ जूल्स इफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सबके घर में एक डिवाइस होता है जिसको बोला जाता है फ्यूज। फ्यूज के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है? देखो, फ्यूज के अंदर सिरामिक का बनाया हुआ ऐसे शेप का एक डिवाइस होता है। ये डिवाइस के अंदर यहां पर मेटल के दो स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप के बीच में होल होता है और ये होल को एक वायर से कनेक्ट करते हैं। जो जीबी या डीजीवीसीएल में से जो सप्लाई आता है वो यहां से आ रहा है और यहां से हमारे घर के अंदर कनेक्शन जा रहा है। तो मेरी बात समझो, जीबी के सप्लाई और हमारे घर के सप्लाई के बीच में हम एक वायर कनेक्ट करते हैं, ये वायर को बोला जाता है फ्यूज। देखो, ये फ्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है? ये फ्यूज का इंपॉर्टेंस है कि ये फ्यूज में से जब डीजीवीसीएल या जीबी में से बहुत ही हाई वोल्टेज या हाई करंट आएगा तो वो करंट अगर हमारे घर के डिवाइसेस में चला गया तो वो डिवाइसेस को डैमेज कर सकता है। तो हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचा के रखने के लिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचा के रखने के लिए यहां पर ये ब्रिज जैसा वायर है जिसको फ्यूज बोला जाता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये ब्रिज ऑटोमेटिकली मेल्ट होके टूट जाता है, ऑटोमेटिकली मेल्ट होके टूट जाएगा। अगर मेल्ट होके टूट गया तो ऐसे केस में हमारे अप्लायंसेस को एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से बचाया जा सकता है। एक्चुअली ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल की नई टेक्नोलॉजी में घर में एमसीबी लगाने का कन्वेंशन है। एमसीबी भी एक्चुअली जूल्स इफेक्ट के ऊपर ही काम करती है, बट वो थोड़ी टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े हायर लेवल की होती है। इन शॉर्ट, जूल्स इफेक्ट एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है तो मेरी बात समझो, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से करंट पास करते हो, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करते हो। वहां पर जैसे ये फैन है, फैन के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दिया तो आपने फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए दी है कि जिससे वो फैन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके गोल गोल घुमा सके। लेकिन अगर आप 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हो पंखा चलाने के लिए तो उसमें से 30 to 40 रुपीज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन हो जाता है और इसलिए वहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। ये जो एनर्जी का लॉस है वो पूरे वर्ल्ड का अगर आप कंसीडर करने जाओ तो बहुत बड़ा होता है और इसी रीजन की वजह से काफी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरीके से हीट के फॉर्म में लॉस होती है। इसी तरीके से जब लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन करना हो, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को एनटीपीसी जनौर से दहेज तक भेजना है तो हमको ऑब्वियस है कि केबल के थ्रू भेजना पड़ेगा। अब ये केबल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। एनटीपीसी जनौर से कंसीडर करो कि 100 मेगावाट का पावर प्लांट है और 100 मेगावाट पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में हो रहा है
तो बीच में केबल गर्म होता है और गर्म होकर के 100 मेगावाट में से 5 या 10 मेगावाट जितनी इलेक्ट्रिकल पावर वो हीट के फॉर्म में लॉस कर देता है। और ये जो पर्टिकुलर लॉस होता है, ये पावर लॉस को हीट लॉस भी आप बोल सकते हो। ये हीट लॉस नहीं हो, इसी रीजन की वजह से उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए वो आपको पढ़ाया जाएगा एसी सर्किट्स नाम के चैप्टर में। याद रखो कि इलेक्ट्रिकल पावर को हीट पावर में कन्वर्ट होने से रोकना है तो उसके लिए उसका हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना चाहिए। और हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने के लिए हमको एक डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर्स। आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर के सोसाइटी के बाहर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स का अल्टीमेटली काम एक ही है कि इलेक्ट्रिकल पावर का हीट पावर में लॉस होने से बचाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जूल्स इफेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।